बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। इसके पीछे के जो कारण हैं वो हमने आप लोगों को कई मरतबा बताए हुए हैं कि किस वजह से, किन कारणों से किसी शख्स में इनफर्टिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है ना। आज के इस वीडियो में बेसिकली हमारा जो मकसद है आप लोगों को बताने का वो है एक केस के बारे में डिस्कस करना, आप लोगों को रिपोर्ट्स के थ्रू बताना कि किस तरीके से जो बहुत ही मेजर कंडीशन होती है जिसको हम लोग एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग नील स्पर्म के नाम से जानते हैं, इस तरह की जो कंडीशन होती है वो भी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। एज़ोस्पर्मिया को हम लोग ओलिगोस्पर्मिया में और फिर एक नॉर्मल स्पर्म काउंट में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से क्या चीज़ें देखनी होती हैं, क्या चीज़ें डायग्नोज करनी होती हैं, है ना, किन किन चीज़ों पे फोकस करना होता है और किस तरीके से ये जो पेशेंट हैं परेशान थे, इनको जो है कई साल शादी को हो गए हैं, उसके बावजूद उनके यहाँ जो उनकी वाइफ है वो कंसीव नहीं हो रही थी। जब उन्होंने ये सीमेन एनालिसिस कराया तो उनको एज़ोस्पर्मिया आया, जिसको लेकर के वो बहुत परेशान थे। ये आउट ऑफ कंट्री में थे पेशेंट, और ये चीज़ उनको जब पता चली कि इनको एज़ोस्पर्मिया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो इंडिया वापस आ गए और बहुत तरह का इलाज कराते रहे, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे बारे में उनको पता चला तो वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और थोड़े ही ट्रीटमेंट के बाद उनको जो एज़ोस्पर्मिया था वो एज़ोस्पर्मिया उनका ओलिगोस्पर्मिया में कन्वर्ट हो गया। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को रिपोर्ट्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे कि ये जो एज़ोस्पर्मिया होता है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को देखनी चाहिए। और एज़ोस्पर्मिया का मतलब डायरेक्टली ये नहीं होता है कि अब आपको कुछ नहीं हो सकता आपका, है ना। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर एज़ोस्पर्मिया है तो आप कभी भी बाप नहीं बन सकते और आपके यहाँ वाइफ जो है वो कंसीव नहीं हो सकती, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि अगर एज़ोस्पर्मिया है तो वो ट्रीटेबल ना हो, है ना, और ऐसी कंडीशन में आप जो है आईवीएफ के थ्रू अपनी जो प्रेगनेंसी है वो प्लान कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने की कोशिश करेंगे और रिपोर्ट्स के साथ आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल किस तरीके से परेशान थे और कैसे इनको इस बड़ी बीमारी में उनको राहत हुई। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्शुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, बहुत तरह तरह का इलाज आप करा रहे हैं, जगह जगह दिखा रहे हैं, बट आपको खातिर खा फ़ायदा और आराम नहीं हो रहा है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी बस स्टॉप से भी और बाराबंकी रेलवे स्टेशन से भी बिल्कुल टहलते हुए आ सकते हैं। आप बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं आप हमसे। हमारी वेबसाइट है उसके लिए www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये पेशेंट थे, बाहर रहते थे, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, और कई साल इनकी शादी को हो गए थे। जब इन्होंने सोचा कि भाई इतना टाइम हो गया है और इतने दिनों में आम तौर पे कंसीव हो जाती हैं, है ना, वाइफ, बट इनकी वाइफ कंसीव नहीं हुई, तो इन्होंने सीमेन एनालिसिस कराया। सीमेन एनालिसिस कराया तो उसमें एज़ोस्पर्मिया आया, है ना। और एज़ोस्पर्मिया जो है जब इनको आया तो ये बहुत परेशान हुए, है ना, इतना परेशान हुए, इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गए कि ये सब अपना काम धाम छोड़ करके वहाँ से बाहर से वापस आ गए, इंडिया तशरीफ़ ले आए और इधर उधर इलाज कराते रहे, सालों तक इलाज कराते रहे, लेकिन इनको कोई खातिर खा आराम नहीं हुआ। हमारे पास ये लास्ट टाइम जब नवंबर में आए हैं तो नवंबर में इनकी जांच हमने कराई थी। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, ये जो नवंबर की रिपोर्ट है इनकी, इसमें सीधे सीधे एज़ोस्पर्मिया मार्क किया गया था, है ना। ये रिपोर्ट इनकी जो है वो 10 नवंबर 2025 की है ना। इसमें जो है 1 ml इनका वॉल्यूम आता था और इसमें नो स्पर्म सीन ये क्लियरली मेंशन है, और इसमें किसी तरह का कोई भी काउंट, किसी भी तरह का ज़र्रा बराबर कुछ भी इसमें जो है मेंशन नहीं है। ये इस तरीके से बहुत टाइम इलाज कराने के बाद इधर उधर ये जांच इन्होंने कराई है। जब हमारे पास आए हैं तो हमने इनको रिकमेंड किया था कि भाई एक लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो आप करा लीजिए, ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम की आपकी कंडीशन क्या है। तो उस टाइम इनको 0 स्पर्म काउंट था,
एजोस्पर्मिया था, आप देख सकते हैं। इससे पहले की भी एक साल में इन्होंने कम से कम 10 मरतबा सीमेन एनालिसिस कराया है, उसमें भी सभी रिपोर्ट्स में इनको एजोस्पर्मिया ही आया था। तो ये एजोस्पर्मिया के केस था, ये चीज़ कंफर्म है। उसके बाद 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद जब हमने इनको ये सीमेन एनालिसिस रिकमेंड किया है, तो इनका जो वॉल्यूम पहले 1 ml आता था या 1 ml से भी कम आता था, वो अभी 1.5 ml वॉल्यूम इनका बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल रेंज में आता है। और स्पर्म काउंट इनका 1 मिलियन पर ml अभी फ़िलहाल आ गया है। ये इनिशियल स्टेज पर है इनका। और इसमें मॉर्फोलॉजी जो है वो मॉर्फोलॉजी भी 50% है, नॉर्मल 50% है और एबनॉर्मल 50% है। अभी चूंकि काउंट बहुत कम है, इसलिए मोटिलिटी वगैरह जो है इसमें अभी बिल्कुल नहीं है। अभी ट्रीटमेंट इनका चल रहा है, आगे चल करके इसमें इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतरी आती जाएगी और ये रिपोर्ट उनकी जो है बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अब ये जो पेशेंट हैं इनका स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाए और ये सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तो असल चीज़ क्या है कि रिपोर्ट हमें सिर्फ दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप देख लीजिए हमारे यहाँ इस तरीके से पेशेंट ठीक होते हैं, हरगिज़ हमारा मकसद ये नहीं है। एक तो मकसद ये है कि आप लोगों के जहन में जो ये बात रहती है कि अगर एजोस्पर्मिया है तो अब कुछ हो नहीं सकता, एजोस्पर्मिया है तो उसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है। एजोस्पर्मिया कई तरह का होता है, जिसको हम लोग प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर या पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया में डिवाइड करते हैं। अब आम तौर पे प्री टेस्टिकुलर और टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया जो होता है वो उसको बहुत आसानी से हम लोग क्या जो है ट्रीट कर सकते हैं। अगर पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया होता है तो सम टाइम पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया भी ट्रीटेबल होता है और ज़्यादातर केसेस में पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया ट्रीटेबल नहीं हुआ करता है। वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। असल चीज़ ये है कि जब एजोस्पर्मिया आपको डायग्नोज हो तो आपको ये देखना चाहिए कि एजोस्पर्मिया आपके अंदर कौन सा वाला एजोस्पर्मिया है, क्या डायग्नोसिस है, एजोस्पर्मिया के साथ साथ आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद एजोस्पर्मिया सही से डायग्नोज हुआ है या नहीं हुआ है। लोग ज़्यादातर गलती यहाँ पर ये करते हैं कि एजोस्पर्मिया हुआ बस स्पर्म काउंट बढ़ाने की मेडिसिन खाते रहते हैं। हम इसको बहुत ही सिंपल एक मिसाल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि गलती लोग क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आदमी है जो आपको डंडे से मार रहा है ना, डंडे से मार रहा है, आपको दर्द हो रहा है, उससे चोट लग रही है और आप पेन किलर खा रहे हो, आप दर्द की दवाएं खा रहे हो और इसकी कोई कोशिश नहीं कर रहे हो कि वो जो आदमी आपको मार रहा है उससे बचा जाए। इसकी कोशिश ना करके सिर्फ आप पेन किलर खा रहे हो। तो ये पेन किलर खाना क्या आपको सच में फ़ायदा पहुंचाएगा? कितनी देर तक फ़ायदा पहुंचाएगा? जब तक वो पेन किलर असर नहीं करेगी तब तक तो वो 4 डंडे और मार चुकेगा आपको और जिसके नतीजे में दर्द और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि वो थोड़ी देर तक आप जो है हैवी पेन किलर खा लें, है ना, सडन इफेक्ट जिससे हो काफ़ी ज़्यादा और आपको दर्द का एहसास ना हो, है ना, लेकिन वो तो डंडे मार रहा है, दर्द तो आपको होगा ही। अभी थोड़ी देर नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद फिर होने लगेगा। जब तक दवाओं का असर होगा तब तक नहीं होगा, दवाओं के असर खत्म होते ही फिर से आपको होने लगेगा। तो ये असल चीज़ क्या है कि वो जो डंडे मार रहा है उस डंडे मारने से आपको अपने आप को बचाना है ना। इसी तरह की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी बॉडी के अंदर कि जिससे आपके स्पर्म काउंट जो हो रहे होते हैं वो ख़राब हो रहे होते हैं, स्पर्म आपके डेड हो रहे होते हैं, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ख़राब हो रही होती है, स्पर्म आपके बिल्कुल जो है स्लगिश हो रहे होते हैं। तो उन कारणों को डायग्नोज करना, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, ये ट्रीटमेंट का पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या उसूल इलाज कह सकते हैं आप, ये पहली चीज़ है। सेकेंडली ट्रीटमेंट आपको स्पर्म काउंट को बूस्ट करने के लिए दवाएं जो देनी है वो सेकंड लेवल पर देनी है। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि कहाँ पर लोग गलती करते हैं। और ये जो रिपोर्ट्स हमने कंपेयर करके आपको दिखाई हैं, एजोस्पर्मिया का केस किस तरीके से ओलिगोस्पर्मिया में कन्वर्ट हुआ है, इसको देख करके भी आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।